एयर इंडिया जो एक टाइम पे ट्रस्ट और क्वालिटी का बहुत बड़ा नाम था, आज की डेट में परेशानी और रिस्क का सबसे बड़ा नाम बन गया है। एयर इंडिया का 12 जून को जो दुखद हादसा हुआ उससे सब लोग परिचित हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद आसपास क्या क्या घटना घटी आपको बताता हूँ। 12 जून की उस घटना के बाद 12 जून से लेकर 19 जून तक 83 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो गई। दिल्ली से पेरिस की एक फ्लाइट जारी थी, वो प्री फ्लाइट चेक में कैंसिल हो गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्यों? प्लेन ही अवेलेबल नहीं था। फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली फ्लाइट को कलकत्ता में रुकना था, वहां से मुंबई आना था, वहां पे टेक्निकल ग्लिच हुआ, मुंबई के पैसेंजर को कलकत्ता ही उतार दिया। एक फ्लाइट थी दुबई से इंडिया आ रही थी, पहले तो लेट चली और उसके बाद जब चली तो पूरे रास्ते में एसी नहीं चला, सब यात्री मैगजीन से हवा करते करते आए। बेंगलोर से दिल्ली एक फ्लाइट जा रही थी, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। क्यों? एक इंजन ही बंद हो गया वहां में। टोरंटो से दिल्ली के लिए फ्लाइट उड़ी, फ्रैंकफर्ट उतारनी पड़ी। क्यों? टॉयलेट भर गए थे। शिकागो से दिल्ली फ्लाइट उड़ी, शिकागो वापस चली गई। क्यों? 12 में से 11 टॉयलेट भर गए थे, खराब हो गए थे। शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे थे, टूटी सीट मिली उनको बैठने के लिए। डेविड वार्नर ने कहा मैं एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा, सारे यात्री बैठ गए, पायलट ही नहीं था। संजीव कपूर जो शेफ है, फेमस शेफ, वो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने फूड की फोटो डाली, ये क्या फूड परोस रहा है एयर इंडिया। उसके अलावा चाहे वीर दास हो, तिलोत्तमा शोम हो, योगेंद्र यादव हो, या ऐसे कितनी भी सेलिब्रिटीज हर दूसरे दिन एयर इंडिया पे कुछ न कुछ कंप्लेन कर ही रहे हैं। ये लिस्ट एंडलेस है। ये हो क्या रहा है एयर इंडिया में? एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी, देश की बेस्ट एयरलाइन थी, दुनिया इसकी कस्में खाती थी, भैया क्या क्वालिटी है, क्या सर्विस है। लेकिन ऐसी एयर इंडिया को अब क्या हो गया? चलो बीच में तो सरकार ने ले लिया था, उसमें बहुत सारे इशू हुए, लेकिन सरकार के बाद वापस टाटा ग्रुप ले चुका है। 3.5 साल हो चुके हैं, क्या उनसे भी नहीं संभल रही क्या? तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब ये बेस्ट एयरलाइन थी तो क्यों थी, और फिर ये बिगड़ गई तो क्यों बिगड़ी, क्या कारण है, इसमें सरकार का और नेताओं का क्या रोल है, और अब ये सुधर क्यों नहीं रही, क्यों हो रहे हैं इतने टेक्निकल फेलियर, क्यों हो रही है इतनी फ्लाइट डिले, क्यों हो रही है इतनी फ्लाइट कैंसिल, क्यों आ रही है इतनी शिकायतें, क्यों जाम हो रहे हैं टॉयलेट, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसके सुधरने की कुछ आसार हैं? एयर इंडिया से ट्रेवल करना कितना सेफ या अनसेफ है, सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो भैया अगर आप और आपका परिवार एयर ट्रेवल करता है या करने वाला है, ये वीडियो जरूर देखना। कैसे एक एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल कंपनी को कचरा कर दिया जाता है उसके मैनेजमेंट द्वारा, ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया जाएगा, कई सरकारों का भी नाम लिया जाएगा, कुछ लोगों का नाम लिया जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा रिस्की है, पता नहीं कितने दिन इंटरनेट पे रहेगा, तो इससे पहले ये वीडियो हट जाए इसको पूरा देख लेना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यार दोस्तों में इसको शेयर कर देना और थोड़ा सा लाइक कमेंट कर देना, ताकि आपके भाई को हौसला मिले। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एयर इंडिया की शुरुआत से। एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन, चालू की देश के पहले पायलट जे.आर.डी. टाटा ने 1929 में, जब देश भी आजाद नहीं हुआ था। उन्होंने एक प्लेन खरीदा, छोटा सा, उसकी फोटो एडिटर साहब लगा देंगे, मात्र 20,000 रुपए का। मुख्य काम था चिट्ठियां इधर से उधर ले जाना, और उसमें सिर्फ एक पैसेंजर सीट थी, 50 रुपए की आती थी। उस प्लेन ने पहले साल में लाखों चिट्ठियां और 14 पैसेंजर को ट्रेवल करा के टोटल 10,000 का मुनाफा कमाया। 47 में भैया देश आजाद हो गया। 1948 में मुंबई से लंदन पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत भी एयर इंडिया ने की। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी बोले, जी देश की एयरलाइन है, एक ही तो है, ये सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट हाथ में क्यों, उसको कर दिया नेशनलाइज, अब ये हो गई सरकारी कंपनी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि भैया सरकारी बना तो दी, पर हमें चलानी नहीं आती, चलाओ तो जे.आर.डी. टाटा आप ही। तो जो बोर्ड बनाया ना, उसमें जे.आर.डी. टाटा को रखा कि भैया है हमारी, पर चला दो। अब देश का काम हो तो टाटा ग्रुप तो कभी मना नहीं करता। जे.आर.डी. टाटा ने कहा ठीक है, हम चेयरमैन है, होगी तुम्हारी, चला लेंगे हम। और वो एयर इंडिया का बेस्ट टाइम था, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा खुद काफी इधर उधर ट्रेवल किया करते थे, एयर इंडिया में ही करते थे, और हर कमी को नोट करते थे, सुधारते थे, डायरेक्ट कंट्रोल था। उस समय जे.आर.डी. टाटा जी ने इसके 2 टुकड़े किए। उन्होंने कहा एक इंडियन एयरलाइन बनाओ जो देश में चले, और एक एयर इंडिया बनाओ जो देश के बाहर चले। 1978 में आई मोरारजी देसाई जी की सरकार, वो बोले अरे साहब हमारी कंपनी हम चला लेंगे। कौन है? जे.आर.डी. टाटा। उन्होंने इनको बोर्ड से हटा दिया। जे.आर.डी. टाटा जी गए, अब इसको चलाएगी भाई साहब सरकार और सरकारी बाबू। गवर्नमेंट के अंडर आने के बाद कैसे एयर इंडिया का डाउनफॉल हुआ, कैसे उसकी रेपुटेशन गिरने लगी, वो देखने से पहले हम एक बार बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पे, कि भैया ये बढ़ी हुई है कि गिरी हुई है। और आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन का सीधा सबूत है आपका क्रेडिट स्कोर। आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले, या अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए लोन ले, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, व्हीकल के लिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देने से पहले आपका चेक करती है क्रेडिट स्कोर कैसा है, और वही है आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन। अगर क्रेडिट स्कोर ऊंचा है, इसका मतलब भैया फाइनेंशियल रेपुटेशन हाई है, और नीचा है तो फिर भैया कोई लोन नहीं देगा। पता कैसे पड़े आपका क्रेडिट स्कोर क्या है?
उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में शानदार लिंक। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालो, OTP डालो और तुरंत आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है और इसमें क्या चेंज आ रहा है मंथ ऑन मंथ। वो आपको मंथली व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा कि घटा। अब आप बोलेंगे राहुल जी कई लोग कहते हैं बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से वो क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। नहीं साहब, वो जब लोन के लिए आप जब अप्लाई करते हो तब डाउन होता है, उसको कहते हैं हार्ड चेक। ये जो मंथली आपका चेक हो रहा है ये है सॉफ्ट चेक, इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपको हिंदी, इंग्लिश और 5 रीजनल भाषाओं में उपलब्ध है, आपको अपनी भाषा में रिपोर्ट मिल सकती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से आगे निकल गया तो आप आ गए गोल्ड जोन में। आपको पर्सनल लोन मिलेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ और फटाफट मिलेगा अप्रूवल। अगर आप 750 से ऊपर क्रेडिट स्कोर है और आपको लोन लेने की इच्छा है तो पैसा बाजार पे ही 30 से ज्यादा RBI अप्रूव्ड बैंक और NBFC है जो आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे क्विक अप्रूवल के साथ लोन प्रोवाइड करा देगी। तो हर फाइनेंशियली अवेयर इंसान को रेगुलर बेसिस पे अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना और चेक करना और मंथली अपडेट आप लेते रहना। अब अपन चलते हैं सीधे एयर इंडिया पे कि कैसे उसका फाइनेंशियल डाउनफॉल चालू हुआ। इस कंपनी की नींव इतनी मजबूत थी, आप इसको ऐसे इमेजिन करो 1992 में ये कंपनी कर रही थी 333 करोड़ का शुद्ध मुनाफा और इनके पास थे 2000 करोड़ रुपए के रिजर्व। सभी बैंकें लाइन लगा के बैठती थी कि प्लीज हमारे यहाँ खाता खुला लो, आपके पैसे हमारे पास रख दो। ये जलवा था। फिर इसके साथ वही हुआ जो BSNL के साथ हुआ। पहले जब एक छत्र राज्य था तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन भैया 92 के बाद आने लगा कंपटीशन और जब कंपटीशन आया तो कंपटीशन खुल के खेल रहा है और सरकारी कंपनी के हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या हुआ, प्रॉफिट घटने लगा, लॉस बढ़ने लगा, कर्जा बढ़ने लगा। कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। 2006 में इन्होंने डिसाइड किया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन अलग अलग क्या चलानी, मर्ज कर दिया 2007 में। और मर्ज का रिजल्ट क्या रहा उसको आप डेटा में समझना कि जब 2007 में मर्ज किया इसका टोटल लॉस था 770 करोड़ रुपए और मात्र 2 साल में लॉस बढ़ के 2009 में ये हो गया 7000 करोड़ रुपए। 700 से 7000 2 साल में। और कर लो मर्ज। एक और डेटा सुनो साहब, सरकारी कंपनी है ना। एम्प्लॉय के नंबर, उस समय इनके पास 30,000 एम्प्लॉय थे और जितने प्लेन थे उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 256 एम्प्लॉय पर प्लेन। वर्ल्ड का एवरेज है आधा, यानी वर्ल्ड के एवरेज से डबल एम्प्लॉय लेके घूम रहे थे। जब बाकी एयरलाइन का सैलरी का खर्चा टोटल रेवेन्यू का 10% होता था, ये 20% तो सैलरियों में बांट देते थे साहब। सेकेंड चीज, एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय की संख्या ज्यादा है कोई बात नहीं, सैलरी ज्यादा लेते कोई बात नहीं, भैया सर्विस तो दो। जहां प्राइवेट एयरलाइन के कर्मचारी एयर होस्टेस हम देख रहे हैं स्माइल से सर्व कर रहे हैं, ग्राहक की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा बोनस, और नहीं करेंगे तो हटा देंगे। पर ये डर तो एयर इंडिया के सरकारी कर्मचारियों को था ही नहीं। बोले परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, हटने का डर नहीं है, तो बोले भाई साहब हमारी सेवा करो, हम थोड़ी किसी की सेवा करेंगे, हम तो खुद ही राजा साहब हैं। और एयर इंडिया में जो लोग ट्रेवल करते थे वो बिहेवियर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको इनके कर्मचारियों में और बाकी एयरलाइन की सर्विस में डिफरेंस नजर आया। तो भाई साहब संख्या ज्यादा, सैलरी ज्यादा, सर्विस कम। उसके अलावा फ्री टिकट्स। इंडिया सरकारी कंपनी है तो क्या हुआ साहब, MP साहब फ्री ट्रेवल करेंगे कहां पे, एयर इंडिया में। सीनियर कर्मचारी फ्री ट्रेवल करेंगे किस में करेंगे, एयर इंडिया में। कैबिन क्रू की जो डिजाइन है वो पुरानी डिजाइन चल रही है, पुरानी सीट चल रही है, पुराना इंटीरियर चल रहा है बाबा जमाने से। कोई अपग्रेडेशन नहीं कि सीट ठीक कर दे, नहीं कुछ नहीं। जो सीट फट गई तो फट गई, फटी चल रही है साहब। टूट गई तो टूट गई, टूटी चल रही है साहब। पुराने प्लेन जो काफी खरीदे उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की टाइम से। नए प्लेन की बात करते, एयरलाइन कब बड़ी बनेगी, कब वो सुविधा देगी, जब उसके पास प्लेन होंगे। जब जरूरत थी थोड़े थोड़े करके प्लेन लेने की, लिए ही नहीं। और जब प्लेन लिए तो इतने ज्यादा ले लिए जिसकी जरूरत ही नहीं थी। एक टाइम पे एयर इंडिया ने दिया 111 प्लेन का ऑर्डर 67,000 करोड़ रुपए लगा के। उस समय इतने रूट्स ही नहीं थे, इतने ज्यादा पायलट ही नहीं थे, लेकिन भाई साहब लेने थे तो ले लिए। क्यों लिए पता नहीं। और जो भी प्लेन खरीदे, कुछ ऐसे प्लेन भी खरीदे जिसको कोई नहीं खरीद रहा था। इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं, अभी आप जाके गूगल पे रिपोर्ट निकालो, जितने ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं मोस्टली एयर इंडिया के हैं और मोस्टली बोइंग कंपनी के हैं। और बोइंग में पिछले काफी समय से सीरियस क्वालिटी इशू चल रहे हैं। पिछले 10 साल में 1000 से ज्यादा इंसिडेंट्स है बोइंग के प्लेन में शिकायतों के। कहीं इनका इंजन आग पकड़ रहा है, कहीं इंजन चलती फ्लाइट में बंद हो रहा है, कहीं पे पूरे विमान में धुआं भर गया, कहीं चलती फ्लाइट में पैनल उड़ गया, कहीं चलती फ्लाइट में खिड़की हट गई, दरवाजा निकल गया। क्यों? क्योंकि इसके स्क्रू टाइट नहीं थे। लैंडिंग के टाइम पे पहिया गिर गया। इसलिए धीरे धीरे पूरी दुनिया बोइंग से दूरी बना रही थी, एयरबस के पास जा रही थी। इंडिगो का अगर आप देखेंगे 100% फ्लीट एयरबस का है। इंडिगो बोइंग से नॉर्मली बाय नहीं करती। जो ड्रीम लाइनर 787 अभी क्रैश हुआ अहमदाबाद में दुर्घटनावश, वो इंडिया में सिर्फ 34 है, 33 एयर इंडिया के पास है। एक इंडिगो ने अभी लिया है रेंट पे। सेम अकासा या स्पाइस जेट की भी बात करेंगे, वो बोइंग को कम प्रेफर कर रहे हैं, एयरबस में ज्यादा जा रहे हैं।
एयर इंडिया ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने भर के बोइंग खरीदे हैं और इंडिया में जितने भी बोइंग है मेजोरिटी एयर इंडिया के पास। इंडिया टुडे का भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया क्रैश के बाद। सिंथिया किचन्स करके एक बोइंग की कर्मचारी है जो कि 2009 से 2016 के बीच में बोइंग में क्वालिटी मैनेजर थी। उसने 11 प्लेन की लिस्ट बना के अपने मैनेजर को दी कि 11 प्लेन में मुझे क्वालिटी इशू लग रहे हैं, सेफ्टी इशू लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको कैसे सुधारें, क्या करें। तो मैनेजर बोला टेंशन मत ले, इसको अमेरिका में नहीं रखेंगे, इसको तो बाहर किसी देश को एक्सपोर्ट कर देंगे। उन 11 में से 6 प्लेन एयर इंडिया ने लिए हैं। वैसे एक टाइम पे बोइंग की क्वालिटी की कस्में खाई जाती थी साहब। बोइंग ने क्या क्या किया है आपको बताता हूँ। बोइंग ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएस नेवी को फाइटर जेट सप्लाई किए हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था वो बोइंग के प्लेन से गिरा था। जो नासा ने चांद पे कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, उसका जो सबसे पावरफुल इंजन था वो बोइंग ने बनाया था। लेकिन इस बाप कंपनी से ऐसा क्या पाप हो गया कि पिछले 10 साल में 1000 से ज्यादा इशू आ गए कि जो सुनीता विलियम्स स्पेस में रह गई थी वो भी बोइंग की गलती से ही रह गई थी। तो ये सारे किस्से और कैसे बोइंग एक बड़ी कंपनी बनी, कैसे बोइंग गिरी, बोइंग में क्या गलती है, क्यों गलती हो रही है, बोइंग के प्लेन में ट्रेवल करना कितना सेफ या कितना अनसेफ है, ये सारी बातें जानने के लिए मैं एक बोइंग पे अलग से वीडियो करने की सोच रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा कमेंट आए तो अगला वीडियो बोइंग पे मिलेगा। अब चलते हैं अपनी मेन कहानी पे। खैर गवर्नमेंट को तो समझ में आ गया भैया अपने से तो एयरलाइन चलनी नहीं। एक बीएसएनएल पे ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं, ये एयर इंडिया दूसरा बीएसएनएल हो जाएगा। एयर इंडिया का उस समय टोटल लॉस 85,000 करोड़ रुपए हो चुका था। तो उन्होंने कहा भैया किसी को बेचो तब जाके बचेंगे। अब कोई भी व्यक्ति इसको लेने को आसानी से तैयार नहीं, पर टाटा ग्रुप बोले नहीं मैं लूंगा, यह है मेरे बचपन का प्यार। उस समय एयर इंडिया पे कर्जा था 15,300 करोड़ का। टाटा ग्रुप ने कहा हम चुकाएंगे। उसके अलावा 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को और दिए। टोटल 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की घर वापसी कर। गवर्नमेंट ने कहा ये जो हमारे प्यारे राजा बाबू सरकारी कर्मचारी हैं, 1 साल तक इनको कोई हटाएगा नहीं, दूसरे साल तुम इनको हटा सकते हो लेकिन वीआरएस की सर्विस देनी पड़ेगी। टाटा ग्रुप ने कहा ये भी मंजूर, तू तो आड़ दे। जो कमियां रही 69 साल में उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है टाटा ग्रुप की। तो जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने चार्ज लिया और कहा कि 5 साल का प्लान बनाएंगे हम एयर इंडिया को रिवाइव करने का। और क्या क्या प्लान में उन्होंने सोचा और क्या क्या किया आइए जानते हैं। एयर इंडिया में सबसे पहली दिक्कत ये थी कि बहुत सालों से मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था। वो नॉर्मल लॉस चलाने में जीवन निकल गया था, सैलरी देने में, ब्याज देने में। तो भैया इंप्रूवमेंट कब करेंगे, नया फ्लीट कब लेंगे। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले आते कहा भैया हम मेजर एक्सपेंशन करेंगे और रिकॉर्ड ऑर्डर दिया 470 एयरक्राफ्ट का। और ये इंडिया की हिस्ट्री का नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है जब एक ही कंपनी ने एक साथ 470 प्लेन मंगा लिया। फिर सेकंड चीज इन्होंने कहा भैया पुराने एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पुराने, कुछ तो बोइंग के हैं जो टेक्निकल एरर उसमें आ रही है, और एयरबस के भी कुछ जो टाटा के पास फ्लीट है वो भी काफी पुराने एयरबस है। सेकंड प्रॉब्लम जो एयर इंडिया में थी, जो फ्लाइट्स इंटरनेशनल जाती है वहां पे इंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, मूवी गाना सब सुन सकते हैं, कई प्लेन में वो खराब चल रहे हैं। कई जगह सीटें टूटी हुई है, कई जगह सीट के कवर फटे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा था आज तक। टॉयलेट्स भर जाते हैं। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम एयर इंडिया के एक एक प्लेन को पकड़ के रीफिट करेंगे, नई सीट्स लगाते हैं, नई सीट कवर लगाते हैं, नया एंटरटेनमेंट लगाते हैं, उसके पुराने इंटीरियर को चेंज करके नया इंटीरियर बनाते हैं। ये पूरा प्लान बना के धीरे धीरे करके पूरे फ्लीट को रीफिट करेंगे और जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए उसको रिप्लेस करेंगे नए से। सेकंड चीज उन्होंने कहा आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहा। हवा में वेबसाइट बनी हुई है, ऐप का एक्सपीरियंस भी खराब है, न कोई ढंग से ईआरपी काम कर रहा, न कोई ढंग का सीआरएम है, न एम्प्लॉय सिस्टम है। तो 200 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए लगा के आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सर्विसेज थोड़ी बेटर हो, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर हो। एक और इशू एयर इंडिया के साथ क्या था, एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइटें हैं ज्यादातर इंटरनेशनल चलती है, डोमेस्टिक रूट पे कम चलती है। और उस समय डोमेस्टिक रूट को डेवलप करने पे ध्यान भी नहीं दिया। और जब ये ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय इंडिगो आया और डोमेस्टिक रूट को पूरा कवर कर लिया और मार्केट का बादशाह बन गया। तो अब एयर इंडिया ने कहा भैया एक काम करेंगे, हम डोमेस्टिक पे भी ध्यान देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 4 एयरलाइन थी उस समय, उनको मर्ज किया। एयर इंडिया को विस्तारा से मर्ज किया और कहा इनको इंटरनेशनल में धूम मचाते हैं, वहां ऑलरेडी अपन प्लेयर है और ध्यान देते हैं। और ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है इसको एयर एशिया से मर्ज करते हैं और हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक पे। तो पूरा फोकस ये भी है कि डोमेस्टिक पे भी जीरो से राज करेंगे, इंडिगो को कड़ी टक्कर देंगे। एवरेज एज जो एयर इंडिया के एम्प्लॉय की थी वो थी 54 इयर्स, यानी पुराने एम्प्लॉय बहुत सारे भरे हुए थे। पहले 1 साल तो कुछ कर नहीं पाए, दूसरे साल 1500 लोगों को वीआरएस दिया। अब धीरे धीरे नई भर्ती कर रहे हैं और पुराने लोगों को धीरे धीरे सिस्टम से या तो अपग्रेड कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको लग रहा होगा राजी एयर इंडिया तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप तो एयर इंडिया की तारीफ कर रहे हो, पॉजिटिव पीआर कर रहे हो। नहीं साहब, एयर इंडिया को 70 साल में जो गड़बड़ी हुई है
ठीक करनी है और उसको बेचारे को अभी हुए मात्र 3.5 साल। और क्यों वो उतनी तेजी से जो उसका प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, एक एक करके वो भी कारण समझते हैं। पहली चीज, इन्होंने ऑर्डर तो दे दिया 470 प्लेन का, पर भैया कोई स्विगी जोमेटो थोड़ी है कि आज ऑर्डर देंगे 10 मिनट में घर पे आ जाएगा। आज ऑर्डर दिया है, कोई 5 साल में आएंगे, कोई 7 साल में आएंगे, कोई 3 साल में आएंगे, तो अभी फ्लीट आने नहीं लगे हैं, तो इसलिए नए प्लेन आए नहीं है, तो भी पुराने को मजबूरी में काम में लेना पड़ रहा है। फिर सेकंड, पुराने प्लेन को भैया ठीक करने के लिए पुराना प्लेन मांग रहा है सर्विस, जो रेगुलर सर्विस होनी चाहिए वो तो हुई नहीं, अब लंबे समय में हो रही है, तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है। मैं एवरेज एग्जांपल देता हूँ, अगर एक प्लेन को सर्विस में मान लो 10 दिन लगते हैं, तो एयर इंडिया के प्लेन को 20-25 दिन लग रहे हैं, क्योंकि वो तो बरसों में जाके हो रहा है और उसकी तो रीफिटिंग हो रही है। तो भैया कुछ प्लेन चल रहे हैं रीफिटिंग में, कुछ प्लेन में आ रही है टेक्निकल दिक्कत, नए प्लेन आ नहीं रहे, पुराना फ्लीट कम है, तो भैया फिर क्या करेंगे? फिर तो होंगे ना टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर तो होगी डिले, फिर तो होंगे कैंसिलेशन। उसमें एयर इंडिया क्या कर लेगा, टाटा ग्रुप क्या कर लेगा? सारा काम एक साथ करेंगे तो धंधा रुक जाएगा, और धीरे धीरे हौले कर रहे हैं तो वो क्या थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा है तो नजर में नहीं आ रहा। आपको आने वाले 5 साल में दिखेगा, हाँ यार पुराने प्लेन या तो रिप्लेस कर दिया, रिफिट कर दिए और नए प्लेन भी आ गए, तो 5 साल में जो जकीरा दिखेगा वो अलग दिखेगा, पर अभी कंडीशन खराब है। अब आते हैं हमारे राजा बाबुओं पे। इतना सब कुछ वीआरएस के बाद, नई भर्ती के बाद, आज भी 40% जो कर्मचारी हैं वो पुराने सरकारी वाले ही चल रहे हैं, और वो सरकारी वाले चल रहे हैं तो उनका माइंडसेट भी सरकारी वाला चल रहा है। अब एक ताजा खबर बताता हूँ, 1 साल पहले कोई मॉल फंक्शन आ गया बोइंग के प्लेन में, 2 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ऊपर से इंक्वायरी आई कि तुमने गलत कर दिया, वो बोले भैया हमने गलत नहीं किया, बोइंग के प्लेन में ही गड़बड़ है। सीनियर मैनेजमेंट ने कहा ऐसे कैसे बोला तुमने, प्लेन में गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट वापस लो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट वापस नहीं लिया, उनको 48 घंटे में नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों ने लेटर लिखा है मोदी जी को कि मोदी जी यहाँ तो आवाज उठाते तो उनको तो निकाल देते, तो आवाज कैसे उठाएंगे, हमको तो बहुत सारी कमियां नजर आती है पर बोल ही नहीं सकते, मैनेजमेंट बोलने नहीं देता, वही सरकारी आदत। शिवराज जी चौहान जब ट्रेवल कर रहे थे एयर इंडिया में, उनको मिली टूटी कुर्सी, स्टाफ को कहा ये क्या है, स्टाफ ने कहा हमने तो पहले ही मैनेजमेंट को कह दिया था ये कुर्सी टूटी है, इसको मत बेचो, एक कुर्सी खाली जान दो। मैनेजमेंट ने हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, बेच दी टूटी कुर्सी। एयर होस्टेस का जो एयर इंडिया के नॉर्मल बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, उस पर तो मैं क्या ही बोलूं, कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कैसा बिहेवियर होता है। जब आप अपना लगेज चेक इन करने जाते हैं, बोर्डिंग पास लेने जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगता है स्पीड से काम हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है, वहां शिकायत कर रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो वही सरकारी रास्ता चल रहा है। अब बात करते हैं लेवेटरी इशू की, भैया टॉयलेट कैसे खराब हो सकता है? तो शिकागो से दिल्ली फ्लाइट आई, उसमें टॉयलेट खराब थे, उस चक्कर में वापस शिकागो जाना पड़ा। मेरा सवाल यह कि भैया जब आपको पता है कि टॉयलेट खराब है तो या तो पहले साफ करो, और अगर साफ नहीं हो रहे तो यात्री को मना कर दो कि भैया टॉयलेट खराब है तुम मत बैठो। ये क्या एटीट्यूड है? चलता है, देख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये घटना घटी, क्यों घटी? इसके पीछे भैया 3 कारण हैं और मैं तीनों पे डिटेल में बात करना चाहता हूँ। पहला कारण तो स्टाफ की इनसेंसिटिविटी। यात्री को थोड़ी पता है टॉयलेट की हालत क्या है, स्टाफ को पता है भैया टॉयलेट खराब है, उन्होंने बैठाया ही क्यों। सेकंड, मैनेजमेंट की गलती कि भाई साहब तुम प्लेन की बाकी मेंटेनेंस बाद में कर लेना, एंटरटेनमेंट सिस्टम बाद में सुधार लेना, सीट के कवर बाद में लगा लेना, तुम टॉयलेट तो ठीक कर लो। फ्लाइट में सिस्टम होता है डक्ट का या सक्शन पाइप का, कि जो भी वेस्ट होता है वो सक करके उसको स्टोरेज कर लेता है, ठीक। अब वो जो सक्शन पाइप है भाई साहब, उसमें मेंटेनेंस न होने के चक्कर में इतनी परतें जम गई अंदर ही अंदर कि वो ये जो जाम था ना वो इतना सा हो गया, टॉयलेट का भरना बनता ही है। और तीसरा सबसे खतरनाक रीजन, और इसमें भैया मैंने प्लेन और एयर इंडिया दोनों को साइड में हटाओ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। एयर इंडिया में जो सफाई कर्मचारी हैं ये सफाई करके बोलते हैं कि भाई साहब एयर इंडिया के प्लेन में जो हमारे यात्री आते हैं, आप नोटिस करो जब सफाई करते हैं क्या क्या निकलता है। भाई नॉर्मल चीजें तो है जो है, टिश्यू पेपर मिल रहा है, हैंड टॉवल मिल रहा है, डायपर मिल रहा है, भाई साहब अंडरवियर मिल रही है, तकिया जो देते हैं ना वो तकिया मिल रहा है। तकिया क्या कर रहा है वहाँ पे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बोले भाई तुम अगर जाके शॉल डाल दोगे, तकिया डाल दोगे, तो पूरा वो डायपर ही डाल दोगे तो कितना शक करेगा, वो तो भरना ही तय है। एयरलाइन का स्टाफ कह रहा है कि भाई साहब जब आदमी अंदर जाता है साइड में डस्टबिन पड़ा है, वहाँ लिखा है इसमें डाल दे, वो डस्टबिन में नहीं डालेगा, वो वहीं फ्लश करेगा। भाई उसकी नहीं है फ्लश की कैपेसिटी, क्या कर रहे हो तुम? और जब पूछा एयर इंडिया की फ्लाइट से, अच्छा ये दिक्कत तो तुम्हारे, तो क्या हुआ, तो सबके आती होगी, अगर डालने वाला बंदा डाल रहा है तो सब जगह डाल रहा होगा। तो पता पड़ा इंटरेस्टिंग रूप से कि भाई साहब बोले नहीं, जो इंडियंस नॉर्मली ट्रेवल करते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट पे वही सारी गंदगी मचाते हैं, जब वही इंडियन किसी और फॉरेन फ्लाइट पे ट्रेवल करते हैं एकदम डिसेंट हो जाते हैं। ये वही वाली बात है कि जब इंडिया में आदमी रखा है कहीं भी थूक देता है, कहीं भी मूत देता है, कहीं भी कचरा फेंक देता है, और वही व्यक्ति फॉरेन में जाके एकदम शालीन हो जाता है। तो बोले यही बिहेवियर हमने और देखा कि भाई इंडियन यात्री एयर इंडिया में तो खुला काम करता है, बाकी जगह रुक जाता है। तो भाइयों ये लेवेटरी इशू पे देखो, सेफ्टी इशू, टेक्निकल इशू में तो आप सबको ब्लेम करो, कंपनी को
को करो, मैनेजमेंट को करो, बोइंग को करो, एयर इंडिया को करो। लेकिन भाई साहब ये टॉयलेट वाले इशू में तो आप भी जिम्मेदार हो, उसमें क्या करेगा मैनेजमेंट। अब आते हैं अपन एकदम फाइनल वीडियो के कंक्लूजन पे कि भाई क्या टाटा ग्रुप एयर इंडिया संभालने लायक है या नहीं लायक है। तो उसका आंसर है कि भैया संभालने लायक तो है। अगर ये सरकार के हाथ में एयरलाइन होती या तो दिवालिया हो जाती या टैक्स केयर के पैसे से और खर्चे में इसको लाती जाती। टाटा ग्रुप है जिसमें इतना दम है, जिसने उसको ले भी लिया और जो उसको संभाल भी लेगा। पिछले मात्र 3.5 साल में इतनी दुविधा होने के बावजूद भी इन्होंने अपना रेवेन्यू 25% बढ़ा लिया है और लॉस 50% कट कर लिया है, मार्केट शेयर बढ़ा लिया है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो 70% हुआ करती थी 90% पे ले आए। लेकिन भाई साहब जब तक ये नए प्लेन जो ऑर्डर दिए हैं ये पूरे नहीं आ जाते, जब तक ये पुराने प्लेन जो हैं ये टेक्निकली चेक होके सर्विस होके रिफिट नहीं हो जाते, जब तक नई एनर्जी वाले नए एम्प्लॉय नहीं आते, जब तक ये पुराने लोगों का माइंडसेट नहीं बदलता, तब तक एयर इंडिया में ये डिले, कैंसिलेशन, ये इशू चलते ही रहेंगे। ये पूरा इकोसिस्टम है, ये एक साथ इंप्रूव होगा तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी तक हमने 70 साल की कमियों को दूर करने में इसको 3.5 साल मिले। मुझे लगता है शायद 3.5 साल इसको और दिए जाएंगे आने वाले 4-5 साल में। जो टाटा ग्रुप ने विजन देखा है एयर इंडिया के लिए, आपको लगता है वैसी फ्लाइट मिल जाएगी शायद आने वाले 4-5 साल, क्योंकि टाटा ग्रुप में कैपेबिलिटी है वो करने की। टाटा ग्रुप के पास ताज है जो कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग देने में, कस्टमर सर्विस देने में नंबर 1 है। वो उसके पास कैपेबिलिटी है, वो चाहे तो एयर इंडिया में वो फूड भी दे सकती है, वो एयर इंडिया में वो सर्विस भी दे सकती है, लेकिन वो सरकारी माइंडसेट से निकाल के नए माइंडसेट में लाने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरत है, चाहे अगले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने लॉस हो जाए, एक बार नई फ्लाइट नहीं उड़े, ये पुरानी फ्लाइटों को एक बार रोको, एक बार ढंग से मेंटेन करो, एक बार रिफिट करो और सारे एम्प्लॉय को ट्रेन करो, सिस्टम वो करो और तब जाके दोबारा जीरो से शुरुआत करो और एक वापसी करो। तब जाके टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक नई उड़ान और या एयर इंडिया 2.0 वर्जन दे सकता है। तब तक हमें टाटा ग्रुप एयर इंडिया को सहयोग भी देना है और सावधान भी रहना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको बहुत प्यार मिला, लाइक मिला, कमेंट मिला तो बोइंग पे हमारी रिसर्च चालू करेंगे और बोइंग पे एक तलकता भड़कता वीडियो आपके सामने जरूर लाएंगे। और हाँ भाई, वो जाते जाते अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना मत भूलना पैसाबाजा.com पे, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और अगर बढ़िया सा स्कोर निकलता है तो आपको पैसे की जरूरत होती है तो पर्सनल लोन भी वहीं मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।